मित्रों नमस्कार। मैं AR मिश्रा इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आपने अपने जीवन में देखा होगा कई बार आप भी लोगों की मदद करते हैं, लेकिन कई बार मदद करने की सोचना और उसको सचमुच करना दोनों में बहुत फर्क होता है। जब पूरे साल भर में 2-4 लोगों की आप मदद करते हैं तो आपको जितनी आत्मसंतुष्टि मिलती है वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। लेकिन जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने वर्षों में हजारों नहीं लाखों लोगों की मदद की हो और लाखों लोगों की जिंदगी में एक आधार स्तंभ बनकर, सहायक बनकर उनको जीने का सहारा देना, मकसद देना या उनको इंस्पायर करना, उनको प्रेरित करना, जहां जिस तरीके से हो सकता है उसकी सहायता उनको मुहैया कराना, ये कितने गर्व की बात है और कितना कठिन है। आज इस कार्यक्रम में हम मिल रहे हैं ऐसे ही एक शख्सियत से जिनका नाम है डॉक्टर संजय। आइए आपसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को और आपने कैसे इस क्षेत्र में पदार्पण किया, कैसे इस क्षेत्र में आने की आपके मन में प्रेरणा जागी। इन सारी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये मौका दिया हमें कि आपके साथ रूबरू हो सके। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप जो प्रश्न करेंगे, हमसे जो कुछ जानना चाहेंगे, उसके बारे में हम दिल से और मन से अपनी बात को आपके सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। जी जी। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि दर्शकों के लिए आप स्वयं से एक संक्षिप्त परिचय आप बता दें। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है और मैं दिल्ली शहर में तकरीबन 30 वर्षों से हूँ, 30 से भी ज़्यादा सालों से हूँ। मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ, पटना का। और एक पढ़ाई के सिलसिले में मुझे दिल्ली आना हुआ, तो दिल्ली में रहना तब से जारी है। और पढ़ाई का क्रम मेरा कभी टूटा नहीं। मुझे लगता है कि समाज में जो कुछ है बिखरा हुआ, वही आपका अध्ययन और वही आपकी सीख होती है। तो मैं समाज में ही पढ़ता हूँ, समाज ही मेरा विश्वविद्यालय है और वहाँ से बहुत कुछ पढ़ाई करके फिर उन्हीं को वापस कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ ढेर सारी पढ़ाई की, ढेर सारा काम किया। तो मैं बहुत ज़्यादा अपना परिचय नहीं बताऊँगा, बस इतना काफ़ी है जी कि जी। आप चाहते तो कोई सरकारी जॉब ले सकते थे, कहीं किसी जगह पे आपको अच्छी नौकरी मिल सकती थी, सुविधाएं मिल सकती थी। आप किसी प्राइवेट कंपनी में चाहते तो बहुत अच्छी पोजीशन में आप आ सकते थे, लेकिन आपने सेवा को ही क्यों चुना? अच्छा सवाल है ये। वर्षों से ये जिज्ञासा थी कि धरती पे आए हैं तो कुछ ऐसा किया जाए कि धरती के जाने के बाद भी आप धरती पे जीवित रहें। जी। तो जब पढ़ रहे थे उस समय ये लग रहा था कि हमारी दुनिया बहुत छोटी हो जाती है। हम लोग जहाँ से आते हैं, जी जी, हम जिस प्रांत के प्राणी हैं, जी, उस प्रांत के प्राणियों में ऐसी भावना होती है कि या तो आप DM बने या तो आप CM बने। तो 2 प्रकार के विचारों को लेकर लोग वहाँ से गाड़ी पकड़ते हैं और शहर में मुखातिब होते हैं, शहर में आते हैं। तो हम भी उसी प्रांत के प्राणी थे, तो हम लोग भी वैसे ही ट्रेन पकड़े थे। जी। और शहर में जब आए तो लगा कि DM तो बस बन ही जाएंगे और DM बन करके लोगों की सेवा ही करेंगे। हालांकि हमारे यहाँ लोग सेवा के साथ कुछ और भी करते हैं, लेकिन हम लोग का था कि सेवा करेंगे। तो पढ़ाई में मैं ठीक ठाक था। पढ़ाई के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ना और उनको एकीकृत करके रखना और समाज में सदैव हस्तक्षेप करना,
ये मेरे व्यक्तित्व का एक बहुत अहम हिस्सा है आज भी। मुझे लगता है कि जहाँ परेशानी है, परेशानी तो जग विदित है, हर जगह रहेगी, लेकिन उस परेशानी को एज ए ह्यूमन, एज ए पर्सन आप इंटरवीन करके दूर कर सकते हैं। जी जी। हम कॉलेज में थे उस समय भी ऐसा लगता था कि क्यों ना इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से जानने के लिए कुछ और बेहतर लोगों को बुलाया जाए और उनसे लेक्चर कराया जाए। हमने ढेर सारे लेक्चर्स कराए हैं। फिर लगता था कैसे एक हम लोग यूनिफाइड होकर के, सब लोग मिलजुल करके, सारे स्टूडेंट मिलजुल करके कुछ नए नए प्रयोग करें लोगों के बीच में। तो हमने वैसे इंटरवीन करना शुरू किया। मैं ठीक ठाक परिवार से आता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मेरे हस्तक्षेप से किसी स्टूडेंट का अगर कुछ भला हो सके। हम लोग बिहार के लोग हैं, तो वहाँ पे क्या भला होगा? किसी का टिकट करा दिया, किसी का टेलीफोन उस जमाने में नहीं मिलता था लोगों को, तो कोई बोला सर हमारे घर में टेलीफोन नहीं है, तो किसी एमपी से रिक्वेस्ट करके टेलीफोन दिला दिया, गैस सिलेंडर दिला दिया। तो ये छोटी मोटी चीजें, मैं इसकी व्याख्या करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये प्रवृत्ति होती है। सोशल वर्क इज योर एटीट्यूड, ये आपका एटीट्यूड है, ये आपका बिहेवियर है। तो हमारे खून में ये था, बहुत पहले से था। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय हमारे पिताजी भी इसी प्रकार के हैं, बहुत मदद करते हैं, अपने पैसे लगा के मदद करते हैं। तो ये भी एक नशा है। जी जी जी। इसमें से कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन एक नशा है। इस नशा में जो लोग शामिल हो गए उनको लगता है चलो ये चल रहा है। तो बहुत लोग अपना घर फूंक कर भी नशा को पूरा करते हैं। तो जब हम पढ़ रहे थे तो उस दौरान लगा कि कुछ ऐसा किया जाए अद्भुत। तो कई जगह हुआ भी, मेरा सिलेक्शंस भी हुए कई सारी जगह पे, बट मन को नहीं भाया बहुत वो। तो मैं पढ़ता रहा, पढ़ाई के साथ इस प्रकार के काम भी करता रहा। मूल रूप से इस प्रकार के सोशल वर्क में मैं 2000 के आसपास, जब मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था और पीटी हो गया मेरा, पीटी के बाद अब लगा कि मेंस देना है। तो हर साल पीटी हो जाया करता था और मेंस के एग्ज़ाम के लिए फिर हम लोग प्रिपेयर करते थे और मेंस के बाद फिर पीटी की तैयारी करते थे। इसी युद्ध में हमारे यहाँ के तमाम युवक नवयुवक लगे रहते हैं और निरंतर वर्षों वर्ष तक लगे रहते हैं। और अगर यूपीएससी समाप्त हो जाती है तो फिर वो दूसरे वाले एग्जाम, स्टेट वाले एग्जाम्स में लगे रहते हैं। और उसी दौरान अगर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर उनका फ्रस्ट्रेशन अगर हावी हो जाता है तो फिर वो अपना समझौता करके छोटे छोटे जगह पे भी लगना शुरू हो जाते हैं। तो हम उन सब जगह पे तो नहीं लगे, लेकिन यूपीएससी के दौरान फिर हमें ऐसा मौका मिला कि अब फिर से पीटी की तैयारी। मेंस के बाद ऐसा लगा फिर से पीटी की नहीं, अब कुछ करना है। जी। तो आज से तकरीबन 23-24 वर्ष पहले एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने मुझे मौका दिया कि मैं उनके साथ एज ए वॉलंटियर जुड़ के काम करूं। और तो जब मैं उनके साथ जुड़ा और जुड़ने के बाद जब स्थिति देखी, परिस्थिति देखी, लोगों के साथ रूबरू हुए, उनके साथ राफ्ता हुआ, इंटरेक्शन हुआ, तो लगा तो ये तो सचमुच में भारतवर्ष तो अभी सड़क पे है। भारतवर्ष तो गलियों में है, गरीबी में है, यहाँ पे है। जैसे उनके साथ मिलना शुरू किया, जैसे हमारा पहला जो इंटरेक्शन था वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो बच्चे रहते हैं सड़क पे, ट्रैक के पास में, जब ट्रेन आती है तो ट्रैक छोड़ के चले जाते हैं, फिर ट्रेन के जाने के बाद वही उनका ये हो जाता है। फिर जो प्लेटफॉर्म के शेड होते हैं उसके ऊपर वो बिछावन लगा के सोते हैं। फिर जो कंपार्टमेंट होता है, कोई सारी ट्रेन जाके पड़ी हुई है वहाँ पे, तो वहीं पे रहना होता है। उनके साथ हमारा इंटरेक्शन पहला शुरू हुआ। मुझे लगा कि ये तो ऐसे युवक और ऐसे लोग हैं जो कल आज से 5 साल बाद और जवान होंगे, 10 साल बाद एक व्यक्ति बनेंगे। अगर इनको यहाँ से टैकल किया गया तो वो अगला 5 साल 10 साल हमारा टैकल हो जाएगा। जी जी जी। तो उनके साथ इंटरवीन करना शुरू किया, उनके साथ अलग अलग प्रयोगों के तौर पे काम करना शुरू किया। ढेर सारे लोगों को वहाँ से निकाल करके मुख्य धारा के साथ जोड़ना शुरू किया। और धीरे धीरे लगने लगा कि IAS IPS या IT सेक्टर उस समय बहुत बूम कर रहा था और मीडिया का सेक्टर, रियल मीडिया का सेक्टर बहुत बूम कर रहा था। मुझे लगा कि यहाँ भी लोगों की ज़रूरत है, यहाँ भी कुछ लोग पढ़ लिख करके और इतने दिमाग लगा करके आए
तो रियल इंटरवेंशन देने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि ये समस्या ऐसी है कि समस्या को जब तक हम निदान के साथ नहीं लेके जाएंगे वो बनी रहेगी। जी जी जी। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार की जो समस्याएं हैं इसके ऊपर मुख्यतः लोगों का दिमाग नहीं जाता है, कभी उनका ध्यान नहीं जाता है, तो वो समस्याएं उसी प्रकार से चलती रहती हैं। और दुर्भाग्य ये भी हो गया है मॉडर्न युग में कि जो लोग हैं हमारे, जो हमारे राजनेता हैं, और राजनेता के एजेंडे का हिस्सा ये नहीं है। नहीं, सही बात। तो जब एजेंडे का हिस्सा नहीं है तो लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। हम लोगों ने इस दौर में तकरीबन 2 दशक से ज़्यादा के सफ़र में अमूमन क्या होता है, लोगों की माइंडसेट होता है, तो लोग चलेंगे सड़क पे, जैसे मान लिया कोई बाहरी दुनिया से कोई लोग आता है या दूसरे प्रांत से लोग आते हैं, तो देखेंगे सड़क पे कि कितनी अच्छी बिल्डिंग बनी है, कितना अच्छा रोड है, कितना अच्छा फ्लाईओवर है। हम लोग का माइंडसेट ऐसा हो गया कि हम लोग सड़क के किनारे में देखते हैं कौन पड़ा हुआ है, कौन कहाँ विकृत स्थिति में है, किसका क्या सिचुएशन है, तो चकाचौंध पे दिमाग नहीं जा करके वहाँ पे दिमाग जाता है। तो एक इंटरनल जो एक एलिमेंट था अंदर, वो एलिमेंट इन्हीं सब चीज़ों के साथ कनेक्ट करता था। तो जब हमने 1-2 वर्षों का समय उनके साथ बिताया और कई सारे जगह पे मुझे ऑफ़र भी आए कि आप ज्वाइन कीजिए एज ए अच्छे पोजीशन पे, मैं अक्सर कन्फ्यूज़न में रहा और वो कन्फ्यूज़न कभी दूर नहीं हुआ। अब आज तो तकरीबन 23-24 वर्ष हो गया इन लोगों के साथ इंटरेक्शन में, और मुझे लगा कि जो विजडम का धारा है, जो कबीर का सोच था, जो एरिस्टोटल और प्लिनी और प्लूटार्क और हेरोडोटस जो लोग इतिहास लिख गए, जो हमारे यहाँ मीरा गा गई, वो तो यहाँ रचा बसा है और इसमें अभी ऑनेस्टी है उस थॉट में। तो करोड़ों लोगों से मिले सड़क पे इस 2 दशक से ज़्यादा के सफ़र में, चाहे दिल्ली जैसे शहर की बात करें, दिल्ली के बाहर भी बहुत बार हमें जाना होता है, विदेशों में भी जाना होता है, तो बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन रहा और लगा कि यहाँ इनको अगर थोड़े से हाथ पकड़ने से अगर ये यहाँ से बाहर आ सकते हैं तो पकड़ा जाए। ये भी एक बहुत बड़ा अभियान है। जी, जी। अपनी मर्सिडीज लाने से, 4 बड़ा घर बनाने से बड़ा अभियान है कि भी उस अभियान के साथ काम किया जाए। तो बस वो सफ़र शुरू हुआ और मुझे मतलब पलक झपकते ही वो 24 वर्ष का बीत गए, ये पता नहीं चला, और आज हम लोग चलते चलते यहाँ आ गए। जी। अभी जो आपकी यात्रा चल रही है, तो ये किस बैनर के तहत आप काम कर रहे हैं? तो हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, उसके साथ हम लोगों ने काम करना शुरू किया था। आश्रय अधिकार अभियान उसका नाम था। 2002 में हम इस संस्था के साथ जुड़े थे। 2003 से पूर्ण रूप से जुड़ गए, क्योंकि 2002 तक हमारा थोड़ा ये चल रहा था। 3 जून से हम पूर्ण रूप से जुड़ गए। अब ये तकरीबन 20 साल से ज़्यादा का समय हो गया। फिर 2010 में हम लोगों ने इस संस्था को पंजीकृत करा लिया अपने स्तर पे। हमारी एक गवर्निंग बोर्ड है, एक गवर्निंग काउंसिल है, हमारी एक साथी है परमजीत कौर, तो उनके साथ मिल करके हमने इस संस्था को पंजीकृत करा लिया। और उसके बाद से निरंतर प्रयास हमारा जारी है कि किस प्रकार से लोगों के जीवन में उनके चेहरे पे, उनके होठों पे मुस्कान लाया जा सके। बेशक हमारी पहुंच मोदी जी जितनी बड़ी नहीं है, हमारा जो विस्तार और हमारा क्षितिज है उतना बड़ा नहीं है, लेकिन रोज़ाना के स्तर पे सैकड़ों लोगों को हम लोग भी मदद करते हैं। और वैसे लोग जो लोग इस शहर में अपने सपनों को सफल करने, इस सफ़र में ज़िंदगी के आस में आए होते हैं, और अक्सर ज़िंदगी के आस में आकर के शहर चूँकि बहुत निरंकुश होता है, शहर चूँकि बहुत क्रूएल होता है, तो सबको अडॉप्ट नहीं करता है, तो बहुत बार उनके साथ क्रूरता भी करता है। तो उनके क्रूर हुए मानवीय व्यवहार के साथ कैसे कमी लाया जा सके, उनको फिर से संवार के, सहेज के उनको फिर से पैरों पे कैसे खड़ा किया जा सके, कैसे मुस्कान के साथ उनकी ज़िंदगी की शुरुआत हो सके, इन सब चीज़ों के लिए हम रोज़ाना जीते और मरते हैं और उनको एक संबल देते हैं।
और इसमें बहुत बार असफल भी होते हैं, लेकिन बहुत बार सफल हो जाते हैं। तो लोगों का जो सानिध्य होता है, लोगों का जो संपर्क होता है और लोगों की जो भावनाएं होती है, वो हमें निरंतर रोज सुबह उठा करके दौड़ाने पे बाध्य करती है। अदरवाइज जितना पेन, जितना कष्ट और पीड़ा इस काम को करने में है, जितनी आपकी जिजीविषा और प्रतिबद्धता की आवश्यकता इसमें महसूस होती है, अगर वो आप में ना हो तो आप 2 दिन से ज़्यादा इस काम को नहीं कर सकते हैं। इतने हम लोगों ने तो, हमारी पूरी टीम बल्कि 20 सालों से जुड़ करके लोग कर रहे हैं और उसको साक्ष्य मान के करते हैं। हम लोग को किसी को जवाब देना नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम सब लोग एक परम ईश्वर को साक्षी मानते हैं और ऐसा लगता है कि इस दुनिया के अकाउंट में हमारा काम कहीं काउंट हो या ना हो, लेकिन किसी अकाउंट में हमारा काम ऊपर जरूर काउंट होगा। इस पूरे क्रम में जो आपने कुछ अपने संकल्प निर्धारित किए होंगे कि किस प्रकार के लोगों को मदद करनी है और कैसे मदद करनी है। जब आप शहर में आते हैं तो शहर आपको डिफाइन करता है, आप शहर को नहीं डिफाइन करते हैं। अब अगर द्रौपदी मुर्मू जी इस बड़े घर में रहती हैं, राष्ट्रपति वाले घर में, तो राष्ट्रपति कहलाते हैं। कोई डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में रहता है तो डॉक्टर हो जाता है। कोई स्टूडेंट अगर किसी स्कूल के साथ, कॉलेज के साथ, विश्वविद्यालय के साथ जुड़ता है तो स्टूडेंट हो जाता है। लेकिन जिसके पास ये कुछ भी नहीं है और वो सड़क पे रह रहा है तो बेघर हो जाता है। तो मूल रूप से सबका संकल्पना एक ही जैसी है, लेकिन चूंकि उस संकल्पना में वो व्यक्ति उस स्ट्रक्चर के साथ जुड़ जाता है तो उसकी एक आइडेंटिटी हो जाती है। जी। सारे लोग इतने खुशनसीब नहीं होते हैं कि उनको इस संरचना से कहीं जुड़ाव मिल सके। तो कायदे से वो शहर को कंट्रीब्यूट तो करते हैं, देते तो हैं, लेकिन वो किसी कारण से संरचना के साथ नहीं जुड़ पाते। उनके पास कुछ स्ट्रक्चर ये नहीं होता है, हाउस नहीं होता है, तो सड़क पे रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, पटरी पे रहते हैं, बहुत बार पार्कों में रहते हैं, फ्लाईओवर्स के नीचे रहते हैं, मंदिर के प्रांगण में रहते हैं, मंदिर के ओटा के पास रहते हैं और होते हमारे आपके जैसे ही हैं और बहुत खूबसूरत भी होते हैं दिल से, मन से। इतना मेहनत करके भी वो रिगार्ड नहीं मिलने के बाद भी अगले दिन फिर मेहनत करते हैं। तो ये वो वर्ग होता है जो मूल रूप से हमारे जो नॉर्थ एरिया का जो वो प्रांत जो गरीबी की विभीषिका को देखता है, बाढ़ की विभीषिका को देखता है, उससे प्रभावित हुए लोग रहते हैं। और शहर में आते हैं कि हमारे एक व्यक्ति के संघर्ष से जो हमारा पीछे पड़ा हुआ 4 आदमी है कितना सहज तरीके से जीवन जी सके जी। इस तलाश में आते हैं। तो वो एक पूरा फैमिली यूनिट होता है उस व्यक्ति को। तो हमें ये लगा कि अगर इस व्यक्ति को हम लोग अगर यहाँ ठीक कर दें, तो हम वहाँ तो नहीं ठीक कर पा रहे हैं, लेकिन इसको अगर यहाँ ठीक रखें, इसको संबल दें, इसको साहस दें, इसको पहचान दें, इसको कनेक्ट करें, तो उनके साथ 5 लोग जो वहाँ हैं वो भी ठीक हो सकते हैं। तो हमने ऐसे लोगों के साथ काम करना शुरू किया। इसमें बहुत बड़े पैमाने पे वृद्ध लोग भी रहे, बहुत युवक लोग थे, बहुत अधेड़ उम्र के लोग थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, ट्रांसजेंडर थे, हर वर्ग के लोग थे। तो हमने इस वर्ग को टारगेट किया कि इस वर्ग को हमको ये करना है। और अगर आपको दूसरे तरीके से आप देखें इसको, तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हम यूपी को मदद कर रहे थे, हम बिहार को मदद कर रहे थे, हम ये राजस्थान को मदद कर रहे थे, हम दिल्ली के लोगों को, बहुत सारे लोगों को मदद कर रहे थे, सहयोगी बन रहे थे। वो इस प्रकार से कर रहे थे कि अगर कायदे से अगर बिहार सरकार इन लोगों के लिए कुछ की रहती है वहां पे, तो ये लोग यहाँ नहीं आए रहते। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ यूपी के लोग अगर किए रहते तो पलायन नहीं हुआ रहता। तो कायदे से हम लोग वही काम कर रहे थे जो सरकारों को करना था। और बेसिक इनका छत, बेसिक इनका फूड, बेसिक इनका स्वास्थ्य, उसमें वैरायटी के तरीके से इन तक पहुंच रहे थे। और हमारे काम में क्या था, हम काम नहीं करते थे, या आज भी काम नहीं करते, हम बंदगी करते हैं।
तो जहां ये नॉमिक्लेचर में अंतर आ गया ना, जहां सोच और शब्द में फर्क आ गया, जी जी तो आपका विजन बदल जाता जी है, जी, बिल्कुल, चीजों को बिल्कुल। देखने का तरीका बदल जाता है। तो आप उसको क्वांटिफाई मनी में नहीं कर पाते हैं। तो हम काम करने आए थे, इसलिए हम लोगों ने काम किया, लोगों को खुशियां बिखेरने आए थे, तो बहुत सारे लोगों के मन में, मस्तिष्क में साहस दिया और एक आइडेंटिटी क्रिएट हुई उनके सामने। शहर में ऐसा लगता है बहुत बार सरकारें जब निरुत्तर हो जाती है, उनके पास कोई उत्तर नहीं होता, तो हमें फोन करती है कि हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति आया हुआ है, हम क्या करें, कहाँ लेके जाएं। भाई आप तो सरकार हो, आप तो गवर्नर हो, आप तो चीफ मिनिस्टर हो। सही बात। तो वो वहां सॉल्यूशन में नहीं निकल पाता है, तो लोग हमें फोन करते हैं, हम वहां से सॉल्यूशन देते हैं। तो मूल रूप से इस संस्था का जब हम लोग जुड़ के काम करना शुरू किए, तो हम लोगों ने काम के साथ साथ ये फाइंड आउट किया कि हर समस्या का हमें समाधान देना है, और हम समाधान के स्तर पे काम किए, और वो समाधान का स्तर अब प्रोग्राम का हिस्सा बन गया है सरकार का। तो अगर हम ना भी रहें कल के डेट में, तो ये प्रोग्राम अब चलता रहेगा। तब है कि उसकी गुणवत्ता और उसकी ऑथेंटिसिटी ये कायम रहे, इसलिए हमारे जैसे एक दो संस्थाओं का रहना भी बहुत आवश्यक है, ताकि वो मार्गदर्शन कर सके, प्रेरणा स्थापित कर सके। तो इसलिए हम लोग आज के डेट में, हमारा जो कैनवास है वो बहुत छोटा है, लेकिन छोटे से कैनवास में भी बड़ा प्रभाव डालने की हम लोग कोशिश करते हैं, और लोगों को प्रेरित करने की भी कोशिश करते हैं। जी। अक्सर देखा गया है कि जब कुछ सकारात्मक करते हैं, पॉजिटिव करते हैं समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, तो बहुत सारी उसमें अड़चनें आती हैं, बाधाएं आती हैं। कुछ लोग उसमें बाधा उत्पन्न करने की पूरी कोशिश करते हैं। इस पूरी यात्रा में क्या आपने भी ऐसा महसूस किया, अनुभव किया? हम लोग तो बाधा को अपने काम का एक सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट मान लिए हैं। जब हम लोग प्लान, प्रोग्राम बनाते हैं, तो प्रोग्राम के स्केल पे ये मानते हैं कि 7% हम काम करेंगे, 3% बाधा को भी सॉल्व करेंगे साथ साथ। जी। तो 30% हिस्सा हमेशा से इंटैक्ट रहा, और वो मनुष्य जीवन के ईर्ष्या और आपके मन में अगर प्रतिद्वंद्वता है, तो प्रतिद्वंद्वता का एक प्रतीक के तौर पे हमेशा जुड़ा रहा है। तो हम लोगों ने ये देखा है कि 2003 से ही, बल्कि मेरे ऊपर बहुत बार झूठे इल्ज़ाम लगाए जाना, हमारे यहाँ जो हमारे जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स कौन होते हैं? वर्कर्स वो होते हैं, सहयोगी वो लोग जिनको आप थोड़े से पैसे पे, लालच के आधार पे आप उनके विचार को बदल सकते हैं, उनसे कुछ भी कहलवा सकते हैं, उनके वल्नरेबिलिटी को आप कैश करा सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा रहा है कि या तो वो हमारे वर्कर समूह या जिनके साथ हम काम करते हैं, उनको, इन दोनों लोगों को इकट्ठा करके, प्रभावित करके, लालच दे करके उल जुलूल, इधर उधर की बातें, कई बार करप्शन के चार्जेस, कई बार व्यभिचार से रिलेटेड चार्जेस, इस तरीके की चीज़ों को लगाने का क्रम लोगों के द्वारा जारी रहा। तो हम लोग उससे घबराए नहीं, हम लोग अपने काम भी करते रहे और इन सब चीज़ों को टैकल भी करते रहे, क्योंकि ये इस प्रकार की चीज़ें हैं, इसमें प्रभु राम भी नहीं इससे वंचित रह पाए, कृष्ण भी नहीं वंचित रह पाए, तो हम और आप कौन सी खेत की मूली हैं। हाँ, तब है कि हमारे रफ्तार को जरूर कई बार धीमा किया गया, लेकिन पुनः हम उस रफ्तार को तीव्र गति से और निरंतरता के साथ आगे जारी रखे रहे। तो ये रहा हमारे इस पूरे काम में रहा। और काम में क्या है कि अब एक छोटा सा अगर तारा भी कहीं है, पॉजिटिव है, प्रकाशमान है, तो वो दूर से दिखाई तो देगा आपको। अब दिखाई देगा तो आप उसकी पॉजिटिविटी को लो ना। आप किसी और चीज में अगर घुस जाओगे तो आपको कठिनाई होगी। और मैं जैसे पहले अपने आरंभिक
चरण में बोला आपको कि हमारे जैसे अगर लाखों लोग हो जाएंगे पृथ्वी पे, फिर भी पृथ्वी पे इस प्रकार की समस्याओं का निदान नहीं हो पाएगा। पृथ्वी इसी तरीके से बनी हुई, हाँ उसको सहजता से हम कुछ समेटने के प्रयास जरूर करेंगे, उसमें एक दूसरे का सहयोगी बना करके थोड़ा खूबसूरत जरूर बनाएंगे, लेकिन पूरे तरीके से समाधान होने के लिए करोड़ों लोग ऐसे चाहिए, करोड़ों माइंडसेट ऐसा चाहिए। तो करोड़ों माइंडसेट तब होगा जब हम पूरी तरीके से पॉजिटिव आदमी को पॉजिटिव तरीके से डील करें और स्वीकार करें। स्वीकारिता नहीं होती है हमारे समाज में। अब हम अच्छा कर रहे हैं, मान लिया हम इतना ठंड में बाहर निकल रहे हैं, हम निकल रहे हैं तो 4 आदमी तक पहुंच रहे हैं, हम किसी के घर तो नहीं जा रहे हैं, उसके जीवन संवार रहे हैं। हम अगर 10 शेल्टर चला रहे हैं और अच्छे से चला रहे हैं तो हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, हम तो अपने स्तर पे चल रहे हैं। अब वो भी आपको बर्दाश्त नहीं है तो मानव मन में आपके मानव मन में परेशानी है। तो ऐसे लोग, जो लोग भी कहीं भी इस तरीके का नकारात्मक चीज करते हैं, उनको सोचना चाहिए। इस प्रकार की नकारात्मकता से व्यक्ति रुकता नहीं है, थमता है थोड़े दिन के लिए, लेकिन वो फिर दोबारा तरीके से काम करेगा। भगवान का शुक्र है, आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। सबको ये मौका नहीं मिलता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें ये मौका मिला, उन्होंने हमें चुना इसके लिए, ये भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन लोगों ने हम लोगों को अपना सिपाही बनाने की कोशिश किया, और हम लोग आज यहाँ हैं और लोगों के जीवन में थोड़ा सा भी कुछ ब्लैंकेट देना नहीं होता है सर। जैसे बहुत सारे हमारे मित्र लोग हैं जो सिविल सर्विसेज में बड़े पोजीशन पे हैं, तो हाँ संजय काम करता है, ब्लैंकेट बांटता है। जी जी। तो ठीक है, ब्लैंकेट बांटते हैं। जी जी। तो वो मेरा अपना एक प्रारब्ध है, मेरा अपना एक प्रयास है, लेकिन वो ब्लैंकेट नहीं है। कभी उनसे जाके आप पूछो कि वो उसका महत्व उनके जीवन में क्या है जिनके पास वो नहीं है। नहीं है, सही और बात। सर्द के रात में नहीं है। जी जी। हाँ, उस व्यक्ति से जाके पूछो जो तपती धूप में बाहर बैठा है और उसको छांव अगर मिल जाए तो उसके लिए छांव का क्या महत्व है। जी जी। अक्सर हम उन लोगों को एक कहानी सुनाते हैं कि हो सकता है हम एक दिन में 100 लोगों तक ब्लैंकेट बांटे, हो सकता है 100 लोगों को उठा के किसी शेल्टर में लेके भी जाएं, लेकिन हिंदुस्तान चूंकि अब अरबों का देश है, जनसंख्या का देश है, इस अरबों के जनसंख्या वाले देश में 200 लोगों का क्या अहमियत है? कोई अहमियत नहीं है। लेकिन ये बात आप हमसे मत पूछो, ये वो 200 लोग जो अंदर गए हैं, जिनको जीवन मिला है, जिनकी जिंदगानी अब थोड़ा सहज सरल और सुकून से बीत रही है, आप उनसे पूछ के देखो। और फिर मैं उनको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या है कि एक प्रोफेसर है और वो मियामी तट अमेरिका में घूम रहा है। जी। और जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान समुद्र पे टहलता है, तो समुद्र के साथ अक्सर मछलियों को उठा के समुद्र जमीन पे फेंकता है, और अक्सर बहुत सारी मछलियां लाखों की तादाद में उस मरुस्थल पे आती है। और ये टहलते टहलते कभी एक मछली को अंदर, फिर दूसरे मछली को अंदर। तो समुद्र से जब आपका सामना है तो आप कहाँ जीत पाएंगे? लेकिन इसका सर्टिफिकेट दुनिया से मत मांगो, इसका सर्टिफिकेट उस मछली से मांगो जो फिर से पानी में गई है, जिसके लिए जो मंजिल अब इतना विस्तार में है, इतना अनहद में है। अब वो फिर से कौन से समुद्र से जुड़ के कहां से कहां जाएगी, कोई नहीं जान सकता। तो सर्टिफिकेट देने वाले लोग वो नहीं हो, सर्टिफिकेट देने वाले लोग जिनके जीवन में वो बदलाव है वही हो। तो हम लोग उसको देख करके काफी गदगद होते हैं, काफी खुश होते हैं। निश्चित रूप से जो आपका कार्य है, भौतिकता में बेशक आप किसी और से कम हो, लेकिन जो आत्मसंतुष्टि है उस मामले में आप औरों से काफ़ी आगे हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और जहाँ तक ईश्वर की बात है तो कहते हैं कि गरीबों की सेवा करना ईश्वर की सेवा करना है। तो ये सौभाग्य तो सही में ये पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही आता है। तो ये बहुत परम सौभाग्य है कि आप ये सेवा का कार्य कर रहे हैं। चूंकि आप
वैचारिक तौर पे भी काफ़ी समृद्ध हैं और काफ़ी पढ़ाई आपने की है। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो ये परिस्थिति है अपने देश में, इसमें एक सरकार के तौर पर, मशीनरी के तौर पे क्या कुछ बदलाव करना चाहिए जो इन परिस्थितियों में बदलाव आए, लोगों को सेवा निचले तबके तक पहुंच पाए। 90 से जो अभी तक का दौर है जो चल रहा, वो हम लोग जैसे सोचने वाला सांचा बनना बंद हो गया। और वो सांचा कहाँ बनता है? वो सांचा कहीं और नहीं बनता है, स्कूल में बनता है, कॉलेज में बनता है, परिवेश में बनता है, घर में बनता है, इन सब जगह पे बनता है। तो क्रमशः इन तमाम जगह पे भी उस सांचे के ऊपर भी बल देना बंद हो गया और रूबरू कराना लोगों के साथ, समाज के साथ वो बंद हो गया। और प्रतिमानों के स्तर पे जो हमारे यहाँ कभी प्रतिमान गांधी जी को लिया जाता था या उसके बाद के कुछ और जो हमारे नेता लोग हैं उन लोगों को लिया जाता था, वो प्रतिमान भी बंद होते चले गए। आज के डेट में मॉडर्निटी के नाम पे, सिंबलाइजेशन के नाम पे जिस प्रकार की चीज़ें स्थापित होती चली गई है, लोग उसी को देख के कॉपी करना शुरू की और खास करके वेस्ट की तरफ ज़्यादा देखते हैं। तो वेस्ट अभी जिस दौर में है, वेस्ट उस दौर में है जहां उसको सुकून चाहिए। वो देख चुका है इसका दुष्प्रभाव। तो आप देखें मथुरा में, आप देखें वृंदावन में, आप देखें ऋषिकेश में, आप देखें धर्मशाला में, तमाम विदेश के लोग आकर के त्राही त्राही माम करके कह रहे हैं शांति शांति शांति, नहीं चाहिए पैसा, छोड़ दो, नहीं चाहिए ये। तो ये मिसमैच हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया चीजें। तो जीवन से जब किसी भी रस की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो आपके लिए नुकसान हो जाता है। जी। जब तक वो बराबरी में रहती है तब तक वो फायदेमंद रहती है। तो ये रस उनके जीवन से निकल गया। वो उसी समाज में 90 के बाद का जो दशक है, वो दशक एक तरफ से आपको पैसे के लेवल पे तो बहुत एक्सेसिबल कर दिया, लेकिन बाकी और चीजों का आपका बराबर नहीं करने दिया। जिससे क्या हुआ कि हम पलायन के उस दौर में पहुंच गए जहां पलायन करके हम बाहर आते हैं तो पैसा तो अपराध मिल जा रहा। हम सब चीज को क्रेडिट कार्ड दे दिए, क्रेडिट कार्ड की कोई सीमा नहीं रखे, और सीमा नहीं रखने के कारण से क्या हुआ, हर चीज ही हम कर्ज पे लेकर के आ गए। और जैसे वो स्थिरता में थोड़ा सा डमाडोल हुआ तो सुसाइड, डिप्रेशन, तमाम प्रकार की चीजें आने लगी। तो ये इस ग्रोथ में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हम लोगों के पास बहुत पैसे नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग विचारों को बहुत बैलेंस करके देखते हैं चीजों को। तो सरकार अगर ध्यान देना चाहती है तो स्कूल के स्तर से इस काम को करना हो, और खास करके प्राइवेट स्कूल्स के साथ, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में फिर कंपटीशन है कि कौन कितना बड़ा गाड़ी में आ रहा है। जी। तो जिन चीजों पे हमें तवज्जो देनी है, जिन चीजों पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, उन चीजों पे ध्यान न दे करके हम किसी और तरफ विमुख होते हैं। तो इसके जो प्रोडक्ट निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे? जी। वो उसी प्रकार से लोग निकल रहे हैं। तीसरी बात जो हमारा माइंडसेट की बात है, सरकारी स्तर पे जो लोग आज के डेट में ज्वाइन कर रहे हैं और खास करके सिविल सेवाओं में जो जा रहे हैं, वो अपने आप को किसी भी तरीके से भगवान से कम नहीं समझते हैं। आप उनके साथ जब इंटरेक्ट करेंगे, जब बात करेंगे, उनको लगता है कि हम लोग भारतवर्ष में भगवान के बाद दूसरे व्यक्ति पैदा लिए हैं और जब तक हम लोग सेवा में हैं कुछ भी कर सकते हैं। तो जब तक वो इंश्योर नहीं करेंगे चीजों को ग्राउंड पे सक्सेसफुल तरीके से होना, जो चीज जिसके लिए बनी है, जो चीज जिसके लिए वितरित करने के लिए आई, वहां तक पहुंचना देना, तब तक चीजें ग्राउंड पे उस प्रकार से धरातल में नहीं दिखेगी। तो धरातल में उन तक पहुंचाने के लिए इन लोगों का संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ सरकारी तंत्र के लोगों के साथ ही नहीं, बल्कि बाकी और भी जो मिशनरीज मिलकर के इस देश को आगे लेके जा रही है, उन सब स्तर पे इसी प्रकार से। आपके कोई आदर्श कौन रहे?
ये बड़ा पता नहीं, बहुत सारे लोगों से मैं प्रभावित हूँ, बहुत सारे लोगों से, एक आदमी से नहीं प्रभावित हूँ, फिर भी बहुत सारे लोगों से प्रभावित रहा हूँ। बुद्धा का फिलॉसफी बहुत इंस्पायर करता है, उनका ज्ञान बहुत इंस्पायर करता है, कबीर साहब बहुत इंस्पायर करते हैं। हर लोग अलग अलग प्रकार की चीज़ों के लिए इंस्पिरेशन रहे हैं, है ना। तो मॉडर्न फेज में भी बहुत सारे लोग हैं आज के डेट में। लोग देखिए, ये सचिन तेंदुलकर भी मुझे बहुत अपने डिसिप्लिन को लेकर के काफ़ी इंस्पायर करता है कि, और मुझे लगता है इंस्पिरेशन का ये दौर कम नहीं होना चाहिए। किसी एक आदमी के प्रति जाके टिक के ना, आप में 10 तरीके के गुण हैं, 10 तरीके का अवगुण हैं, तो हम क्या पिक कर रहे हैं, वो इंस्पिरेशन का एक ये हो सकता है, नजरिया हो सकता है। अपनी शिक्षा के दौरान अभी तक जिनसे आपने शिक्षा ग्रहण की, उनमें कौन गुरु आपको हमेशा याद आते हैं, जो जिनकी शिक्षा का तरीका या जो जैसे भी आपने उनसे कुछ हासिल किया वो आपको प्रभावित किया हो? मुझे लगता है कि मेरी माँ बहुत मुझे इस प्रकार से, मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, कम पढ़ी लिखी है, लेकिन उसने जो गांव में शिक्षा हासिल किया, जो अपने सखियों के साथ वो घूमने जाती थी, या गांव में जैसे मवेशी होते हैं, मवेशियों की टोली में चली गई, या घास काटने चली गई, या कुछ इस तरीके के काम में, बोले वहां से जो नैरेटिव्स उसने अपने दिमाग में बिठाए हैं, उसको तो सबसे पहले लाखों गाने याद हैं भोजपुरी के। अच्छा। लाखों कहावतें याद हैं। तो उसने जो एक छोटे छोटे चीज को जो बताया ना हम लोगों को, वो बड़ा मार्मिक है। तो मुझे लगता है कि बहुत बार मैं मुश्किल में फंसता हूँ तो उसकी शिक्षाएं मुझे बहुत याद आती हैं। और फिर मैं को रिलेट करता हूँ शिवाजी से, शिवाजी की माँ जो थी, जीजाबाई, कैसे उनको पाला पोसा, बहुत मुश्किल हालात में उन्होंने पाला, सिखाया, समस्याओं से निकलने का सिखाया, आपको संबल दिया। मनुष्य का सफर क्या है ना, मनुष्य का सफर जन्म से मृत्यु तक बहुत बार ऐसा अवसर प्रदान करता है जब आप एकदम अकेला हो जाते हो, आपकी परछाई भी आपका साथ देने को तैयार नहीं होती है, वो भी आप पे प्रश्न करती है, आप टूट जाते हो, आपका संबल बिखर जाता है। आप ये कोशिश करते हो कि कोई एक आदमी तो हो मेरी बात को माने सुने, मेरी बात को ले। उस दौर में माँ, बाप, बहुत बार भाई लोग भी, ये लोग अनकंडीशनली आपके साथ खड़े होते हैं। तो ये वाला जो वर्ग है, तो इस बहुत बार हम लोग भी ऐसे फंसे हैं, इस दौर में फंसे हैं। लोगों ने आरोप लगाए हैं, बेबुनियादी आरोप लगाए हैं, लोग खड़े रहे हैं। मुझे लगता है उन लोगों को हम रखते हैं इन सब जगह पे, जिनकी शिक्षा हमको हमेशा याद आती है, बहुत बार याद आती है। 2 ऐसे मित्र जो हमेशा आपको याद आते हैं? नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि नाम लेना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि मैं मित्रों से घिरा रहता हूँ, बहुत सारे मित्रों से घिरा रहता हूँ, और बहुत लव-वाल में विश्वास करता हूँ। लेकिन हमारे एक बड़े भाई के समान है, और वो मित्र तो नहीं कहेंगे, बड़े भाई के समान कहेंगे। पुलिस में बड़े ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, वो बहुत प्रेरक है मेरे लिए, वो हमेशा खड़े रहते हैं मेरे लिए, अनकंडीशनल खड़े रहते हैं। और तो वो हमारे मन में रहते हैं, उनका नाम नहीं बताऊंगा अभी। जी। और एक मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई रहता है, तो वो भी मतलब मित्र से कम नहीं है, लोग हर चीज़ शेयर करते हैं, बात करते हैं। तो ये 2 लोग हमारे जीवन में ऐसे रहे हैं। और पिछले कुछ वर्षों में 20-22 सालों में जब काम किए, तो परमजीत एक हमारे साथ रही है। तो ये भी बहुत उस मित्रता वाले कैटेगरीज में नहीं, लेकिन एक सीनियर और एक मातृत्व बोध वाले कैटेगरीज में आप इनको रख सकते हैं। कि कोई भी जीवन का समर आप लड़ते हैं, उस समर में
आपको 2 4 5 लोग तो ऐसे चाहिए 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 जी। जो लोग आपको सहयोग करें, साथ दें और आपको उस मझधार से निकाल करके बाहर निकालें। तो ये कुछ 2-3 लोग हैं जिन लोगों का हर कंडीशन में उन लोगों ने साथ दिया। ये जो पुलिस ऑफिसर हैं, मतलब उनके बारे में क्या बताऊँ, बहुत ज़बरदस्त व्यक्ति हैं और हर वक्त वो मेरे दिमाग में रहते हैं, साथ रहते हैं, बड़े भाई के समान हैं, गुरु भी हैं, बहुत बार गाइड भी करते हैं और उनका साथ हमेशा, मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद बने रहे मेरे ऊपर, उनको बहुत मानता हूँ जी। कभी भूख से पाला पड़ा? नहीं, उस प्रकार से नहीं कहेंगे, भूख से पाला, भगवान की इतनी कृपा रही कि भूख से पाला नहीं पड़ा, बट गरीबी और भूखमरी को लोगों के साथ रहते हुए हमने महसूस किया है, देखा है। और भारतवर्ष के बहुत राज्यों में भ्रमण के दौरान, कार्य के दौरान, उनके साथ रोड संपर्क के दौरान उनसे मुलाकात हुआ, तब लगा कि बहुत अभिशाप, इससे बड़ा अभिशाप जीवन में कुछ नहीं है। जयपुर प्रवास के दौरान हम आज से 20-22 साल पहले कई सारे क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे थे, उन लोगों के साथ जो लोग इन नगीना पॉलिशिंग के काम में शामिल थे, उन लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, उन लोगों के साथ जो लोग भैंस, ऊंट, गाय के चमड़े के काम में लगे हुए थे, उसको निकालने के काम में लगे, उन लोगों के साथ रहा, उनके खाने का जो तरीका देखा, उनके खाने की जो शैली देखी, जो भूख के लिए बिलपता तड़पता देखा, तो बहुत ज़्यादा दुखदायी रहा। फिर काम के दौरान ही मैं भ्रमण बहुत करता हूँ, जब तक आप भ्रमण नहीं करेंगे तो समाज के पहलुओं को जानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। तो जब मैं भ्रमण करता था बहुत सारा, तो भ्रमण के दौरान नेपाल के तराई वाले हिस्से में जो हिंदुस्तान में पड़ता है, उन सब जगह पे चूहे का इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि कब बिल से चूहा निकलेगा तो उसको मार के खाएंगे। इसलिए मन में लगता है कि जाने से पहले, फाइनल सफ़र से पहले कुछ ऐसा किया जाए कि जब जाया जाए तो लोग याद रखें। आपकी नज़र में नारी और बच्चों के लिए, मतलब खास करके मेरा ये है कि इन दोनों वर्गों के लिए क्या किया जाना चाहिए जिससे इनमें बदलाव आए, इनके स्तर में सुधार आए? मुझे लगता है कि अगर स्कूल रिफॉर्म हो गया, हिंदुस्तान के स्कूल रिफॉर्म्स हो गए, तो बहुत सारी चीज़ तो वहाँ से हम लोग नोटिफाई कर लेंगे, संभाल लेंगे। और स्कूल जब मैं कहता हूँ तो सिर्फ मैं डीपीएस की बात नहीं करता हूँ, मैं किसी पब्लिक स्कूल की बात नहीं करता हूँ, मैं क्रिश्चियन स्कूल की बात नहीं करता हूँ। स्कूल की बात करता हूँ तो मैं निगम के भी स्कूल, सरकार के भी स्कूल, वो सारी स्कूल्स की बात करता हूँ। स्कूल यूनिफॉर्म एक होना चाहिए और वहाँ से बच्चों के सुधार की गुंजाइश ले आना चाहिए। जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, जैसे आपके सवाल में जो पीड़ा छुपा है, वो पीड़ा ये छुपा है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल होने के बाद भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये तभी संभव है जब अनिवार्य रूप से उनको इस लेवल पे सशक्त किया जाए, खास करके उनके मदर फादर और इन लोगों को, कि भैया ये जो बच्चे और बच्चियाँ खास करके, इनको हम स्कूल के साथ जोड़ें और शिक्षा में वनरेबिलिटी नहीं लेके आए। वनरेबिलिटी आपको कमज़ोर बनाती है और कमज़ोर बनाने में क्या होता है कि फिर आप यूज होने लगते हो। आपको सशक्त बनाए, आपको मजबूत बनाए। महिलाओं का क्या है कि महिलाओं के साथ भी सेम चीज़ है। मैंने बहुत सारे महिला संस्थाओं के साथ भी काम किया। हमारे यहाँ भी बहुत महिलाओं का एक विंग है और सड़क पे रहने वाले महिलाओं के साथ तो हम लोग का एक्सपर्टीज़ है काम का। महिलाओं के मेंटल हेल्थ पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई एक क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है, महिलाओं के एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है। मैं जब विदेश गया
यूएस गया, यूके गया, तो वहाँ बचपन में ही ये सिखाया जाता है कि कैसे सोचना है और क्या सोचना है। प्राइमरी प्रॉब्लम हमारी क्या है? आज हमारे देश में इतने डिवोर्स बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी बात पे एकाकीपन के कारण से परिवार बिखराव के कगार पे जा रहा है, केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो दो स्तर पे टिका है उसका पूरा संवाद। क्या सोचना नहीं बिलीव करते हैं और कैसे सोचना इस पे भी काम नहीं करते हैं। हमें क्या सोचना है और हमें ही सोचना है, तो फिर वो किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है चीज, जिस कारण से हम बिखराव के कगार पे जा रहे हैं। तो बचपन में ही अगर ये दो मेथोडोलॉजी के ऊपर काम हो जाए, दो चीजों को हम अगर समझ लें, तो वो बड़ा होते होते बड़ा खूबसूरत मुकाम पे पहुंच जाएगा। रैशनलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब हम लोग पीएचडी कर रहे थे तो हम लोग को एक 5 पैरामीटर्स होता है, उसमें से एक पैरामीटर लगता है कि रैशनल लिखिए इसका, कि आपको ये पीएचडी करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो हम लोग रैशनल में लिखते हैं, ध्यान देते, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये पीएचडी उन तथ्यों को बाहर लेकर के आएगी जो बताएगी ये समस्या क्यों है। ये पीएचडी इस प्रकार के अवसरों को आपके सम्मुख लाएगी जिससे कि इस समस्या का होने में कमी आएगी। तो इसी प्रकार से जीवन है। जीवन में अगर हम रैशनल पे फोकस करें, रैशनल पे बात करें, तो रैशनल हमको ये निर्धारित करेगा कि हमें क्या नहीं करना है जीवन में, क्या नहीं सोचना है, कितनी हमारी बाउंड्री है, कितने इंडिविजुअलिटी की क्षमता है, परिवार को बचाने और बिखराव के कगार में ले जाने से रोकने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो ये रैशनल वाला जो एस्पेक्ट्स है वो हर ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ से दूर हो रहा है। ये सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, लेकिन चूंकि महिलाएं विशेष भूमिका में होती हैं, इसलिए उनको इस प्रकार के अवेयरनेस कार्यक्रमों के द्वारा उनको बचाने की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा से ज्यादा रही है ना, पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रही है, क्योंकि वो सूत्रधारिता का कार्य करती है। परिवार में बेटा भी उनका ज्यादा सुनेगा, बेटी भी ज्यादा सुनेगी, समाज के लोग भी सुनेंगे। तो इसलिए उनकी स्वीकार्यता आज भी देखो, महिला गलत स्टेटमेंट दे करके सारे समाज का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर लेती है और सारा समाज एक स्वर में उसके साथ एक पैर पे खड़ा होकर उसके झूठ बात पे भी यकीन करने पे बाध्य हो जाता है। और उसके इस कृत्य के कारण से कुछ दूसरा पक्ष जो होता है और कितना परेशान होता चला जाता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, परिकल्पना नहीं है। तो बताना मैं ये चाह रहा हूं कि मैं महिलाओं को खास करके इस स्तर पे अवेयरनेस, हम गलत महिलाओं को अवेयर कर रहे हैं आजकल। जो हमारी सभ्यता और संस्कृति का जो मुख्य धारा थे महिलाएं, उनको हम मुंबई के चैप्टर से पूरे हिंदुस्तान के महिलाओं को हम अवेयर नहीं कर सकते हैं। जी जी जी। मुंबई पूरे हिंदुस्तान के महिलाओं को की पाठशाला नहीं हो सकती है, या दिल्ली सारे हिंदुस्तान के महिलाओं की पाठशाला नहीं हो सकती है। जिस सेगमेंट में, जिस क्लाइमेट में, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में मुंबई का जो फिल्मी दुनिया और फिल्मी दुनिया का जो प्रोडक्ट, टीवी मीडिया चैनल्स जिस तरीके से पूरे देश को नियंत्रित कर रहे हैं, परोस रहे हैं खाना, उस पर भी हमें बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। उसने भी बहुत दुष्प्रचारित किया है हमारे सभ्यता और संस्कृति के तारतम्यता को, जिससे परिवार के बिखराव की जो परंपरा है वो बढ़ती जा रही है। उस पे भी काम करने की आवश्यकता है। और ये फार्मूला डिफरेंट फार्मूला है सर। इस फार्मूला में सिर्फ हम एक दवाई दे करके पूरे देश के इलाज नहीं कर सकते। सही। नई जनरेशन से आप क्या कहना चाहेंगे? नया जनरेशन तो तूफान है अपने देश में। तो तूफान को
क्या कहना है तूफान को? ये कहना है भाई, तूफान की जगह पे हम नॉर्मल हवा ही रहें और थोड़ा धीरज अपने मन में रखें। इस समय मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। लेकिन आप जैसे कुछ लोगों के माध्यम से ये सूरत हाल बदलेगा और बदल भी रहा है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप यूं ही लोगों की मदद करते रहें। हजारों लाखों लोग आपसे सहयोग और सहायता पाकर अपने जीवन के पथ पर अग्रसर हों और आपका ये कारवां आगे बढ़ता रहे और जो भी लोग इसमें सहयोग साथ आपको देना चाहें वो देते रहें। मित्रों, फिर किसी और दिन किसी और शख्सियत के साथ बैठकर हम बात करेंगे और उनके जीवन से संबंधित बहुत सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे, उनसे प्रेरणा पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और अगर आपके इर्द गिर्द कोई ज़रूरतमंद हो तो उनकी जो भी सहयोग, जो भी सहायता आप कर सकें, आप ज़रूर करें। आपको बहुत अच्छा लगेगा, संतुष्टि मिलेगी। नमस्कार। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।